हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता की विस्तार के बारे में, उसके काल निर्धारण के बारे में और वहाँ से मिले प्रजातियों के अस्थिपंजर के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कि वहाँ से जो जो मुख्य अवशेष मिले हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं रही है। तो सबसे पहले हम नगर निर्माण की बात करेंगे। पुरातत्वज्ञों ने इस सभ्यता के कई बड़े नगर खोजे थे, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल मुख्य हैं। ये सभी नगर नदी के किनारे बसे थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में जो खुदाई हुई उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई। इन नगरों के स्थापत्य, शिल्प और उनकी आधार योजना में समानता, उच्च कोटि की व्यवस्था देखकर यही लगता है कि सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाकर करते थे। योजना बनाने वाले तथा रचना करने वाले इंजीनियर लोग नगर रचना शास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे। नगर की सुरक्षा करने के लिए बांधों का निर्माण भी किया गया था, परंतु अंतोगत्वा नदी ही नगरों के विनाश का कारण बनी थी, क्योंकि नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण ये नगर उजड़ गए थे। और अगर नेक्स्ट जो अवशेष मिला था वह था दुर्ग या गढ़। सिंधु सभ्यता के सभी शहरी केंद्र समान योजना पर ही आधारित थे। बड़े नगरों के दो मुख्य भाग होते थे, एक दुर्ग या जिसे गढ़ या कोट भी कहा जाता था, जिनमें नगर रक्षक या अधिकारी रहते थे, और निचला जो शहर या बस्ती थी जिसमें रिहायशी मकान होते थे। नगर का यह दूसरा हिस्सा सामान्यतः आयताकार बनाया जाता था। दुर्ग का निर्माण शेष नगर से ऊपर उठे ईंट के चबूतरे पर किया जाता था, यानी एक भाग ऊपर उठा हुआ था और दूसरा नीचे। ऊपर उठे हुए भाग में अधिकारी रहते थे और दूसरे भाग में जन सामान्यतः निवास लोग करते थे। यह चबूतरा बाढ़ की विरुद्ध सुरक्षा का कवच का भी काम करता था, क्योंकि नदी के ऊंचाई की तरफ यह गढ़ बनाया जाता था, जिससे अगर नदी में पानी ज़्यादा भी आ जाता था तो ये गढ़ या दुर्ग सुरक्षा का कार्य करता था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में जो सड़कें और गलियां मिली है वह योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका रही थी। नगरों की प्रमुख सड़कें तथा गलियां थी। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जाने वाले दो राजमार्ग होते थे, जो एक दूसरे को बीच में समकोण पर काटते थे, चार समान भागों में विभक्त थे। इन दोनों प्रमुख राजमार्गों के मिलाप स्थल पर चौराहे बने होते थे। नगर की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क लगभग 33 फीट चौड़ी थी तथा सहायक सड़कें 9 फीट और 18 फीट तक चौड़ी मानी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार समकोण पर काटने वाली सर्किल को ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया था, और सड़कें और गलियां एक योजनाबद्ध नगर निर्माण का आधार रही थी। और इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में जो भवन मिले थे, सिंधु सभ्यता के नगरों के मकानों की एक विशेषता यह भी थी कि उनके दरवाजे या खिड़कियां मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलती थी, अपितु गलियों और सहायक सड़कों की ओर खुलती थी। मकान का आकार 30 फीट लंबा तथा 27 फीट चौड़ा होता था। उसमें लगभग 4 से 5 कमरे होते थे। छोटे मकानों से दुगने बड़े मकान बनाए जाते थे। सिंधुवासी कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की छोटी बड़ी ईंटों का बड़ी निपुणता के साथ प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार प्राय 11.5, 5.5 और 3.5 माना गया था। ईंटों को जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग किया जाता था। धनिक लोग गारे में चूना भी मिलाते थे। मकानों का निर्माण नींव डालकर किया जाता था। दीवारों पर प्लास्टर भी लगाया जाता था। प्रत्येक घरों में कुएं होते थे और इसके अलावा गलियों में सार्वजनिक कुएं भी बनाए जाते थे। मकानों के फर्श पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये सभी विशेषताएं भवन निर्माण के अंतर्गत सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है, और इतिहासकारों के अनुसार ये सभी मत व्यक्त किए गए थे। अगली जो विशिष्ट इमारत थी वह सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता रही थी। यह विशिष्ट इमारत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से मिली है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत वहाँ का कोष्ठागार या जिसे भंडार गृह कहा जाता था।
जो कि 169 फीट लंबी और 135 फीट चौड़ी बताई गई है। प्रत्येक कोष्ठागार में 6 बड़े कक्ष हैं। इन कोष्ठागारों का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर था। शायद ये राजकीय कोष्ठागार रहे होंगे, जहाँ से राज्य की ओर से अन्नादि संग्रह व वितरण होता था। इन कोष्ठागारों के दक्षिण में अनेक गोलाकार चबूतरे बने हैं, जिनके बीच में छेद हैं, जो संभवतः अन्न पीसने के काम आता था, क्योंकि एक चबूतरे के छेद में गेहूं और जौ के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया था इतिहासकारों के अनुसार कि यह चक्की का काम किया करती थी। और अगली जो विशेषता रही थी सिंधु सभ्यता की, वह थी विशाल स्नान कुंड। मोहनजोदड़ो के गढ़ के भीतर एक विशाल स्नान कुंड बना है, जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। स्नान कुंड की दीवारों पर कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। स्नान कुंड के फर्श पर खड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया। कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई थी। कुंड से पानी बाहर जाने के लिए नाली का प्रयोग किया जाता था। कुंड के समीप अनेक छोटे बड़े कमरे निर्मित थे। कुंड के समीप ही एक कुआं निर्मित था, जिससे कुंड को भरा जाता था। और कुछ विद्वानों के अनुसार यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर काम किया जाता था। धार्मिक अवसरों पर इन स्नानागारों का उपयोग किया जाता था। धार्मिक आयोजन से पूर्व यहाँ शुद्ध स्नान होता था और उसी के बाद कोई भी धार्मिक आयोजन में भाग लिया जाता था। और नेक्स्ट जो विशेषता रही थी, जिनमें अन्य विशिष्ट प्रकार के भवन प्राप्त हुए हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से मिले थे। और जैसा कि हमने बात किया था विशाल स्नान कुंड, तो इसी स्नान कुंड के पश्चिम की ओर एक भवन बना था, जो शायद कोष्ठागार था, जिसके निर्माण में बड़े बड़े लट्ठों का प्रयोग किया गया था। इसकी दीवारें बहुत मजबूत थी। कुंड के उत्तर पूर्व में 230 फीट लंबे तथा 78 फीट चौड़े एक भवन के अवशेष मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह भवन किसी अन्य उच्च राज्याधिकारी या धर्माध्यक्ष का निवास स्थान रहा था। कुंड के समीप ही 80 वर्ग फीट के एक अन्य भवन के अवशेष मिले हैं, जिनमें स्तंभों की संख्या 20 थी। यह भवन किसी सामूहिक कार्य के लिए बनाया गया था। अर्नेस्ट मैके के अनुसार भवन में बाजार लगता था और अन्य विद्वानों के अनुसार यहाँ पर धर्म चर्चाएं भी की जाती थी। और जो अंतिम विशेषता थी वह थी दूषित जो जल होता था उसकी निकासी व्यवस्था। सिंधु सभ्यता के प्राय सभी नगरों में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। सहायक सड़कों की नालियाँ मुख्य मार्गों की बड़ी नालियों से मिल जाती थी। नालियों के निर्माण में ईंटों, पत्थरों, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों को पत्थर से ढक दिया जाता था। समय समय पर नालियों को साफ भी किया जाता था। नालियों में कुछ दूरी पर शोषक कूप भी बनाए गए थे। बाष्म महोदय का विचार है कि अनेक सुनियोजित गलियों एवं नालियों का विद्यमान होना यह स्पष्ट करता है कि वहाँ किसी नगरीय सरकार की देख रेख रही होगी। वस्तुतः दूषित जल निकास व्यवस्था उनके बुद्धि कौशल एवं मानसिक उत्थान की परिचायकता को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हमने अनेक पॉइंटों को अध्ययन किया, जिसमें विशाल स्नान कुंड, कोष्ठागार, विशिष्ट भवन, दुर्ग या जिसे गढ़ भी कहा जाता था, और जो नगर निर्माण की जो योजना थी वह भी सिंधु सभ्यता की विशेषता रही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन या इनके धार्मिक जीवन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।